वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ पर्सनल एकेडमी। आज हम लोग समझने वाले हैं एनपीओ। ओके, we will start afresh with the NPO, that is not for profit organizations in your accounts for class 12. बेसिकली नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अपने आप के अंदर ना एक कंफ्यूजिंग टॉपिक लगता है। व्हाई? बिकॉज इसका नेम बोलता है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, बट द थिंग इज कि क्या ऑर्गेनाइजेशन वाकई ही प्रॉफिट नहीं कमाती है? क्या ये कोई ऐसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रॉफिट नहीं कमा रही है, जो कुछ काम नहीं कर रही है और फिर भी चले जा रही है? हाउ इज दैट पॉसिबल? ओके, सो द बेसिक कंसेप्ट इज कि एनपीओ का नाम है सिर्फ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। मतलब क्या है कि ये प्रॉफिट तो कमाती है लेकिन ये सिर्फ प्रॉफिट कमाने के लिए काम नहीं करती। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ any regular business is to earn profit, while as that for NPO the main objective is not to earn the profit. So what are their objectives? Their objective is to further or to pursue the cultural, educational, religious goals. कुछ ऐसा काम करना चाहते हैं जो कि सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए हो। दे हैव सर्टेन अदर ऑब्जेक्टिव्स टू परस्यू इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव। तो मैम क्या ये काम नहीं करते? यस, ये काम करते हैं, जैसे कि नॉर्मल बिजनेस काम करते हैं। ये लोग भी कुछ ना कुछ बिजनेस एक्टिविटी में अर्निंग्स इनकी भी कुछ ना कुछ होती है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द सेल्स, मैन्युफैक्चर करके सेल करना या फिर ट्रेड करके सेल करना, जो एक नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी होती है। यहाँ पे सेल्स नहीं करते, तो मैम यहाँ पे क्या करते हैं? दे गेट सम इनकम्स। ओके, क्या क्या इनकम आती है इनकी, क्या क्या इनका रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम है? दैट इज थ्रू मेनली डोनेशंस, सब्सक्रिप्शंस, एंट्रेंस फीस, ये सारी चीजें, ग्रांट्स जो इनको मिलती हैं इंस्टीट्यूशन से, कंपनीज से, फिर गवर्नमेंट से। तो ये सारे इनके इनकम के सोर्स होते हैं। सो मैम इनको इनकम तो आ रही है तो ये कुछ खर्चे भी करते होंगे। यस, ये जो अपना ऑब्जेक्टिव है उसको और अच्छा इम्प्रूव करने के लिए, जिस ऑब्जेक्टिव से ऑर्गेनाइजेशन बनी है, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव से उसको फर्दर परस्यू करने के लिए ये लोग काम भी करते हैं। तो खर्चे भी होते हैं, एक्सपेंसेस भी होते हैं, और जो डिफरेंस होता है, जो इनकम माइनस एक्सपेंस का जो डिफरेंस होता है वो प्रॉफिट ही होता है, या फिर एक्सपेंस माइनस इनकम का जो डिफरेंस होता है वो लॉस ही होता है। लेकिन ये जो प्रॉफिट और लॉस कमाते हैं ये अपने मेंबर्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर देते। ये अपने मेंबर्स को वो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर देते। ये जो प्रॉफिट कमाते हैं वो अपना जो जिस ऑब्जेक्टिव से ऑर्गेनाइजेशन खोला गया है उसको और ज्यादा फर्दर इम्प्रूव करने में, या फिर उस ऑब्जेक्टिव को और ज्यादा अच्छे से सपोर्ट करने के लिए वो सारा का सारा इनकम प्रॉफिट उसके अंदर लगा देते हैं ऑर्गेनाइजेशन में वापस से। सो इन शॉर्ट, फॉर एग्जांपल के कोई ऑर्फनेज है, ओल्ड एज होम है, कोई चैरिटेबल हॉस्पिटल है, तो ये लोग जो इनकम कमाते हैं वापस से इसी जो इंस्टीट्यूशन है उसी के जो ऑब्जेक्टिव्स को और ज्यादा मजबूत करने में, सपोर्ट करने में ये सारी इनकम लगा दी जाती है। सो मैम एनपीओ प्रॉफिट अर्न करती है, लेकिन इनका जो प्रॉफिट है वो इनका इनका जो ऑब्जेक्टिव है उसको सपोर्ट करने में लगा दिया जाता है। दैट इज व्हाई इनके प्रॉफिट का नाम हम लोग प्रॉफिट नहीं रखते, इनको हम लोग सरप्लस के नाम से बुलाते हैं। जो प्रॉफिट्स अर्न करते हैं एनपीओ को सरप्लस के नाम से बुलाया जाता है, एंड द लॉसेस दे इनकर इज नोन एज डेफिसिट। व्हाई? बिकॉज द एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर इज नोन एज सरप्लस, the excess of expenditure over income is known as deficit. For a pure and simple reason, just we want to distinguish between a business entity and not for profit organization. They work as generally charitable institutions, ट्रस्ट के फॉर्म में काम करते हैं, ट्रस्ट सोसाइटीज होती हैं। सो इनके जो वर्किंग मैनेजमेंट कमेटी होती है उसको जो मैनेज करते हैं उनको जनरली मैनेजमेंट कमेटी या फिर ट्रस्टीज के नाम से बुलाया जाता है। ये लोग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के नाम से नहीं जाने जाते हैं, ना ही इसका ये पूरे एनपीओ को बनाने वाला इसका ओनर नहीं होता। एनपीओ का ओनर होता है सोसाइटी। दीज एनपीओज वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी फॉर एनी स्पेसिफिक गुड। तो ये बिलोंग भी किसको करते हैं? सोसाइटी को करते हैं। सो ये पूरा इंट्रोडक्शन था हमारा एनपीओ के लिए। सो हैविंग सेड दैट के हमने अभी बात किया कि ये लोग इनकम भी अर्न करते हैं और एक्सपेंस भी इनकर करते हैं। तो यहाँ पे मैम हमको जब अकाउंटिंग की बात आती है तो हमको कुछ चीजों का ध्यान रखना है। फर्स्टली वी वांट टू मेक इज
रेसिडेंट पेमेंट अकाउंट, जो अकाउंटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बनता है एनपीओ का, उसके अंदर सबसे पहले आपको बनाना सीखना है रेसिडेंट पेमेंट अकाउंट। दिस इज सिमिलर टू व्हाट योर कैश बुक। कैश बुक बैंक कॉलम हमने बनाना सीखा था, दिस इज सिमिलर टू दैट। देन वी हैव टू लर्न इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ओके, आई विल राइट इट फुल। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। Then you have to make balance sheet. हम ये एक एक स्टेप के अंदर ये सारे के सारे अकाउंट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना सीखेंगे। The first thing is कि resident payment account is similar to your cash book, income and expenditure is similar to your P&L account, and balance sheet is the financial statement जो regular business की balance sheet है, बिल्कुल उसी की तरह बनती है। फर्क कितना है इनके अंदर सब में से? सबसे पहला जो हम लोग रेसिडेंट पेमेंट अकाउंट बनाते हैं बेटा, रेसिडेंट पेमेंट अकाउंट इज अ टाइप ऑफ एसेट नेचर का अकाउंट है। एसेट नेचर का अकाउंट क्या है, क्यों है? बिकॉज इट इज ऑफ द नेचर ऑफ कैश बुक। एसेट, जो भी पैसा आ रहा है, जो भी पैसा जा रहा है, ऑल द रिसिट्स एंड ऑल द पेमेंट्स आर रिकॉर्डेड इन दैट अकाउंट। सी, जो मेजर डिफरेंस है दैट रेसिडेंट पेमेंट अकाउंट इज बेस्ड ऑन कैश बेसिस। मतलब जो वो हम बनाते हैं रेसिडेंट पेमेंट अकाउंट जो बनता है वो कैश बेसिस पे बनता है। फॉर एग्जांपल आपको 3 साल पुरानी पेमेंट इस साल में मिल रही है, रिकॉर्ड कर लो, कैश बेसिस के ऊपर रिकॉर्ड कर लो रेसिडेंट पेमेंट अकाउंट में। वाइल एज जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, आपको भी याद होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सिमिलर टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है। कभी भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर आपको पिछले साल की, आगे आने वाले साल के एडवांसेस और आउटस्टैंडिंग्स को हम लोग नहीं कंसिडर करते हैं अनलेस एंड अनटिल कि वो एडवांस या फिर वो आउटस्टैंडिंग्स करंट ईयर के हो, जिस साल के लिए अकाउंटिंग हो रही है उसी साल के लिए हो। सो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज अ टाइप ऑफ नॉमिनल नेचर। नॉमिनल नेचर का अकाउंट बनेगा और ये बनेगा हमारा अक्रूवल बेसिस पे। मींस जो पैसा इस साल का है, करंट ईयर जिस साल के लिए आप वर्किंग कर रहे हैं उस साल का है, तो उसी साल में रिकॉर्ड होगा। पिछले साल का या फिर आगे आने वाले साल का जो वर्किंग है वो यहाँ से एक्सक्लूड किया जाएगा। ओके, सो देन वी हैव टू मेक द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के अंदर एक ट्विस्ट क्या आएगा कि आपको कई बार होगा कि कैपिटल फंड, जो आज तक आपने सीखा है कैपिटल, बैलेंस शीट में लायबिलिटीज एंड एसेट्स, और वहां पे सबसे पहला जो हम लोग कैपिटल को कंसीडर करते थे, यहाँ पे कैपिटल को हम लोग कैपिटल फंड के नाम से जानते हैं। दिस इज नोन एज कैपिटल फंड। तो ये जो कैपिटल फंड है, अगर एग्जाम मतलब आपको क्वेश्चंस के अंदर नहीं दे रखा है, तो यू माइट हैव टू फाइंड आउट दिस कैपिटल फंड बाय मेकिंग एन ओपनिंग बैलेंस शीट, दैट इज आल्सो नोन एज मेमोरेंडम बैलेंस शीट। कैसे नहीं बनाई जाती है? टोटल एसेट्स माइनस टोटल आउटसाइडर्स लायबिलिटी। आउटसाइडर्स लायबिलिटी को माइनस कर दो तो आपका कैपिटल फंड निकल जाएगा। आपको प्रीसीडिंग ईयर का जो एसेट्स एंड लायबिलिटीज दे रहे हैं उसके अंदर से आपको हो सकता है कि ओपनिंग कैपिटल फंड निकालना पड़े। सो मेमोरेंडम बैलेंस शीट बना के वो आपको वर्किंग नोट्स के अंदर हो सकता है कि निकालना पड़े। दिस वर्किंग कुड बी द एक्स्ट्रा वन। ओके, देन नेक्स्ट आपको इतनी वर्किंग सीखने के साथ साथ जो कुछ स्पेसिफिक बातों का ध्यान रखना है। फर्स्टली इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर आपको जो वर्किंग करनी है, ठीक है, बैलेंस शीट के लिए जो आपको वर्किंग करनी है, उसके अंदर एक्स्ट्रा के अंदर आपको सीखना है दैट इज फंड बेस्ड वर्किंग। मतलब एनपीओ को जो भी पैसा आता है ना, दैट इज बाय वे ऑफ फंडिंग। तो उनको जो भी फंड आ रहा है, डोनेशन आ रहा है, दैट फंड कुड बी स्पेसिफिक और जनरल। वो जो पैसा उनको रिसीव हो रहा है दैट कुड बी जनरल और स्पेसिफिक। तो इनकी वर्किंग थोड़ी सी अलग नेचर की होती है, अलग टाइप की होती है, जो आपको सीखना है। दूसरा आपको सीखना है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम निकालना। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड ये निकालना आपको सीखना है। मतलब जो भी फॉर एग्जांपल आपका एक स्पोर्ट्स क्लब है, तो उसके अंदर आपने करंट ईयर के अंदर कितना स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम किया, कितना यूज अप हो गया, दैट थिंग। देन नेक्स्ट आपको जो स्पेसिफिकली वर्किंग सीखने है दैट इज ऑफ सब्सक्रिप्शंस। बाकी बहुत सारी वर्किंग हम लोग सीखेंगे, लेकिन ये सारी वर्किंग, ये 3 वर्किंग स्पेसिफिकली, ये 3 अकाउंट बनाना सीखना है और ये 3 वर्किंग स्पेसिफिकली आपको सीखनी है सब्सक्रिप्शंस। ये 3 वर्किंग हम लोग स्पेसिफिकली अलग अलग लेक्चर्स के अंदर सीखेंगे। सो हम लोग अभी जो नेक्स्ट लेक्चर लेंगे उसके अंदर
फर्स्टली हम लोग रेसिडेंट पेमेंट अकाउंट क्या होता है, किस तरह से बनता है, और उसको क्वेश्चन के थ्रू बनाना सीखेंगे. ओके, सो दिस वाज द इंट्रोडक्शन क्लास. वी विल मूव टू फर्स्ट स्टेप ऑफ रेसिडेंट पेमेंट अकाउंट. स्टे ट्यून्ड.